तो देश के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल 4 जून को कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं की ऐसी स्थिति नहीं है कि अनंत काल तक यह युद्ध लड़ा जा सके। हमारे आर्थिक संसाधन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और मैं नहीं जानता कि कितने दिन इस युद्ध को और खींचा जा सकता है। यह बात है 4 जून 1948 की, 4 जून 1948 की। युद्ध इसके 6 महीने बाद तक कैसे खींचा गया होगा, कैसे लड़ा गया होगा, इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और युद्ध विराम दिसंबर में किया गया, क्यों किया गया इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं कि दिसंबर के बाद वहां तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है, भयानक ठंड हो जाती है और उसमें युद्ध को खींचे जाने का कोई अर्थ नहीं था। भारत के लिए जीतना आसान नहीं होता। आप एक और पत्र पढ़ सकते हैं जिसमें सरदार पटेल राजा हरि सिंह की सेनाओं पर टिप्पणी करते हैं कि ये सिर्फ नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। बार बार इसमें वी शंकर ने, गोपाल स्वामी अयंगर ने और खुद सरदार पटेल ने यह कहा है कि महाराजा अगर श्रीनगर में होते तो शायद थोड़ा और असर पड़ता, वो खुद भाग के तो जम्मू में बैठ गए हैं। यानी महाराजा हरि सिंह, कश्मीर और जम्मू के महाराजा हरि सिंह जब वो युद्ध चल रहा था तो सुरक्षित जगह जम्मू में जाके बैठे हुए थे, खुद तो वहां पे गए भी नहीं थे। जो इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन हुआ उसमें भी वो नहीं थे। सरदार पटेल इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि देहरादून में वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था, वो बीमार थे। जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन में गए थे, जिसकी वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि जो महिला ब्रिगेड थी उस महिला ब्रिगेड की वो सलामी ले रहे थे। महाराजा हरि सिंह उसके बाद कभी कश्मीर लौटकर आए ही नहीं। अपना सारा साजो सामान लपेट के जम्मू गए, जम्मू से बंबई चले गए, सारी जिंदगी बंबई और जम्मू के बीच में कट गई। अपने 16-17 साल के बेटे को, करण सिंह को, उन्होंने रेजेंट बना दिया और कश्मीर से पूरी तरह से हट गए वो। लेकिन अमित शाह साहब, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राजा हरि सिंह पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। आखिर जम्मू में हिंदू वोट का सवाल है। वो कभी ये सवाल नहीं पूछते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने 15 अगस्त 1947 को अगर देश के साथ विलय कर लिया होता, भारत के साथ विलय कर लिया होता और हमारी सेनाएं उसी समय बॉर्डर पर लग गई होती, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई होती, तो किसी तरह का कोई विवाद होने का सवाल ही नहीं उठता था। पाकिस्तान पीओके तो क्या 1 इंच जमीन भी हमारी घुसकर नहीं ले पाता। वो ये सवाल उठाते ही नहीं है कि उनकी सेना जब नाकामयाब हो गई पाकिस्तान का आक्रमण रोकने के लिए, जब 100-150 किलोमीटर श्रीनगर से उनकी सेना पहुंच गई, तब जाकर वो हस्ताक्षर करने को तैयार हुए। हस्ताक्षर करने के बाद अपना साजो सामान, यहां तक कि डीजल जो था, जम्मू श्रीनगर का जितना डीजल था, जितना कोटा था, वो सारा डीजल लेकर वहां से निकल गए और सोचा भी नहीं कि आखिर यहां पर युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, और लौट कर फिर कभी श्रीनगर आए नहीं। लेकिन महाराजा हरि सिंह से सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल उस जवाहरलाल नेहरू से पूछा जाएगा जो लगातार सरदार पटेल को पहले भी पत्र लिख रहे थे कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है। जवाहरलाल नेहरू वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह अंदेशा जताया था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर सकता है। हिंदुस्तान नहीं, सॉरी, उस जमाने में कश्मीर अलग था, तो कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर सकता है। आप सोचिएगा कि काश कश्मीर उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा होता, तो जिस समय जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को यह समझ में आ जाता कि पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, वहां सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए जाते। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने चूंकि समझौता हिंदुस्तान के साथ नहीं किया था, तो हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम अपने सैनिक वहां नहीं भेज सकते थे। तो दूसरे पॉइंट पे मैं आया कि हमारी सेना ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन हमारी सेना उस समय इतनी इक्विप्ड नहीं थी कि जाड़ों में लंबी लड़ाई खींच पाती। इसीलिए जब लेह, लद्दाख और कश्मीर घाटी पर हमारा कब्जा हो गया, पुंछ और राजौरी के बड़े हिस्से पर हमारा कब्जा हो गया, उसके बाद युद्ध विराम हमें सही लगा और इस युद्ध विराम में सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बाकी सारे लोग, सबकी सहमति थी। इन 10 खंडों में सैकड़ों हजारों पत्र हैं। मुझे एक पत्र दिखा दीजिए जिसमें सरदार पटेल यह कह रहे हों कि इस युद्ध को और लंबा खींचा जाए। मैंने तो आपको वो पत्र दिखा दिया जिसमें 4 जून को ही सरदार पटेल कह रहे हैं कि इस युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता है। तो ये 2 दिन और रुक के हम पीओके को कब्जा कर लेते, ये सिर्फ एक खाम ख्याली है, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। हम सबको अपनी सेनाओं पे गर्व है, लेकिन सेनाओं में हमारे ही घरों के लोग जाते हैं और 1947 में, 48 में हमारी सेना के पास इतना इक्विपमेंट नहीं था, इतनी ट्रेनिंग नहीं थी कि वो बर्फ के बीच लड़ाई लड़ सके। इसके अलावा पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि उस समय जो हमारे सेनाध्यक्ष थे
उन्होंने बाकायदा कहा था कि अब युद्ध को और खींचा नहीं जा सकता है, अगर युद्ध को और खींचा गया तो फायदे की जगह हमें नुकसान हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू यह निर्णय नहीं ले रहे थे कि युद्ध कब खत्म किया जाएगा, उसमें सरदार पटेल भी शामिल थे और सबसे ज्यादा शामिल थे इस देश के उस जमाने के सेनाध्यक्ष, जिन लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया था कि कश्मीर हमारे कब्जे में आ गया, पूरा का पूरा लेह लद्दाख आ गया, स्ट्रेटेजिक पोजीशन आ गई, अब इस युद्ध को लंबा खींचने से हमें कुछ और नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद लाइन ऑफ सीज फायर बनी, जो बाद में शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। और यह भी याद दिला दूं, जब पिछली एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो इसी लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट सीमा बना देने के लिए पाकिस्तान से वो समझौता करना चाहते थे। तब तो अमित शाह जी कुछ नहीं बोले, तब तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोली, और अभी भी इतने साल बीत गए हैं, इतने साल से सत्ता में है, 9 साल से सत्ता में है, पीओके की 1 इंच जमीन तो नहीं ली गई। लेकिन सदन में हल्ला करने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरह की बातें लगातार होती रहती हैं। राजा के व्यवहार के बारे में कुछ चीजें और आपको बता दूं तो मेरे तर्क बहुत कायदे समझ में आ जाएंगे। 9 सितंबर 1948 को महाराजा का एक पत्र है सरदार पटेल के नाम, और इस पत्र में सोचिए 9 सितंबर की यह बात है 1948 की। उतने बुरे हालात में राजा की डिमांड क्या है? राजा की डिमांड क्या है कि हमारे जन्मदिन पर और 5-6 और पर्व हैं जिस पर मुझे तोपों की सलामी दी जाती है, ये तोपों की सलामी जारी रखना चाहिए। यानी राजा का पूरा इंटरेस्ट इसमें था कि उनकी शान और शौकत बना रहे। युद्ध के बारे में आप महाराजा का कोई पत्र नहीं देखते हैं। हां, महाराजा की सेनाओं के लेह लद्दाख में मिसबिहेवियर की खबर आप जरूर देखते हैं, जिस पर सरदार पटेल बेहद नाराज नजर आते हैं। लेकिन उस महाराजा पर कोई सवाल नहीं होगा, सवाल उठाया जाएगा इन सारी चीजों पर, और इसके बाद कहा जाएगा यूएन में क्यों चले गए जवाहरलाल नेहरू, नहीं जाना चाहिए था। पहला सवाल तो यह मैं पूछता हूं कि सरदार पटेल के इस पूरे करिस्पॉन्डेंस में मुझे एक लाइन दिखा दीजिए जहां वो कह रहे हो यूएन में जाना गलत है। दूसरी बात, आपकी अपने पड़ोसी से लड़ाई होती है तो आप कहां जाते हो? कोर्ट में जाते हो ना। तो दुनिया का कोर्ट क्या है? यूनाइटेड नेशंस। तो वहां जाने में गलती क्या थी? तीसरी बात, यूनाइटेड नेशंस में जाने से हमको नुकसान क्या हुआ? मैं बार बार यह सवाल पूछता हूं कि यूनाइटेड नेशंस में जाने से हमको क्या नुकसान हुआ? यूनाइटेड नेशंस की कौन सी शर्त मान ली हमने? यूनाइटेड नेशंस ने जनमत संग्रह के लिए शर्त यह रखी कि भारत वहां से अपनी उतनी सेना उठा ले जो गैर जरूरी है, और पाकिस्तान अपनी पूरी सेना हटा ले तो जनमत संग्रह हो जाए। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ था। पाकिस्तान को अपनी पूरी सेना वहां से हटाने के लिए कहा जा रहा था। पाकिस्तान ने यह शर्त नहीं मानी और जनमत संग्रह नहीं हुआ। जब जनमत संग्रह के लिए नेहरू से कहा गया, नेहरू ने कहा ठीक है, मैं जनमत संग्रह को तैयार हूं, लेकिन यह जनमत संग्रह अमेरिका नहीं कराएगा, इसमें किसी थर्ड वर्ल्ड की कंट्री के लीडर को शामिल किया जाए। और ज्यों ही थर्ड वर्ल्ड के लीडर की कंट्री को शामिल किया गया, पाकिस्तान पीछे हट गया। और 1972 में आप जानते हैं कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को हराकर उसी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता कराया, और यूएन का मामला उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यूएन में जाके हमको क्या नुकसान हुआ, यह सवाल मैं पूछ रहा हूं। यूएन में जाके भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितना कश्मीर हमारे पास था वो आज भी है। रहा सवाल 370 का, यही गोपाल स्वामी अयंगर जब सवाल पूछा हसरत मोहानी ने कि कश्मीर के साथ अलग व्यवहार क्यों, तो वो बोले कश्मीर अलग है इसलिए कश्मीर के साथ अलग व्यवहार। और जब उन्होंने कहा कि 370 क्या है, तो उन्होंने कहा 370 तोड़ने वाली नहीं, भारत को कश्मीर से जोड़ने वाली धारा है। वही पटेल के सबसे विश्वस्त गोपाल स्वामी अयंगर 370 को जोड़ने वाली धारा कह रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के सबसे बड़े नेता, उस समय मंत्री थे संसद के अंदर, उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। 370 की कभी मुखालिफत नहीं की उन्होंने। पटेल ने कभी मुखालिफत नहीं की, किसी ने कभी 370 की उस जमाने में मुखालिफत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे 370 तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाली धारा है, जिसकी पहली ही धारा थी, उस आर्टिकल की पहली ही धारा थी कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब कहा गया कि 370 ही आतंकवाद का कारण थी। आतंकवाद तो शुरू होता है 1990 में, 370 लागू होती है 1948 में। 1948 से 1990 तक कोई आतंकवाद नहीं था, और आपने 370 हटा दी, उसके बाद आतंकवाद खत्म हो गया है। अगर आतंकवाद खत्म हो गया है तो कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग क्यों हो रही है उसके बाद? अगर आतंकवाद खत्म हो गया है तो कश्मीरी पंडित, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो उनके लिए घर बनवाए थे जिसमें वो शांति से रहते थे, वो छोड़कर
अपनी नौकरियां छोड़कर वहां पर, वो भी नौकरियां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय जो विशेष पैकेज दिया गया था उस पैकेज से मिली थी, वो नौकरियां छोड़कर कश्मीर से लौटना क्यों चाहते हैं? अगर आतंकवाद खत्म हो गया है तो अभी हमारे कई सैनिक कैसे मार दिए गए? तो अगर 370 आतंकवाद का कारण था, अब तो 370 को हटाए 4 साल हो गया, आप ना तो वहां पे चुनाव करा पा रहे हैं, ना वहां आतंकवाद को नियंत्रण कर पा रहे हैं, तो फिर 370 कैसे जिम्मेदार है उसके लिए? क्या था 370 में? 370 के रहते ही तो हमारी सेना वहां पर गई थी, 370 के रहते ही तो AFSPA वहां पर लागू हुआ था, यह सारा कुछ तो 370 के रहते ही हुआ था। अब क्या बदल गया है? यही बदल गया है ना कि आप कश्मीर में इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कश्मीर में इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन कश्मीर में इलेक्शन इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि आपको यह लग रहा है कि आज अगर कश्मीर में इलेक्शन हुआ तो आप चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि लेह में आप चुनाव हार चुके हैं। आप डर रहे हैं इस बात से कि आप चुनाव हार जाएंगे। इसके पहले जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए उसमें आप हार चुके हैं कश्मीर के अंदर। बाकी 370 से क्या बदला? 370 हटा के आपने राष्ट्रपति शासन ही तो वहां लगाया हुआ है। तो वो तो 370 के रहते भी कई बार वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऐसा नया क्या हो गया 370 को हटके? 370 हटने से पहले भी पर्यटक वहां जाते थे, अब भी पर्यटक जाते हैं। 370 के पहले भी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब भी बाहर का आदमी जाके वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। क्या बदल गया 370 से? कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और कितना आतंकवाद कंट्रोल में आ गया, यह सरकार को बताना चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी।